अभी भी देर नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, भारत के इतिहास को मत पलटिए, भारत की छवि को संभालिए। इस तरह की कई सारी बातें कांग्रेस नेत्री और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए दुनिया के सामने रखा है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धक्के मार के जगाने का प्रयास किया है और ये एहसास दिलाने का प्रयास किया है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और उस पद पर बैठने के बाद आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं दुनिया को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने मित्रों को लेकर, मित्र देशों को लेकर, मित्रों को लेकर नहीं। और सिर्फ मोदी ही नहीं, सोनिया गांधी ने इजराइल के नेतन्याहू की स्पष्ट शब्दों में पोल खोली है और बताया है कि यह व्यक्ति कैसे व्यक्तित्व का है और इसका इतिहास कैसा है। इसके आगे 78 वर्षीय सोनिया गांधी, जो हाल ही में अस्पताल में भर्ती थी, इलाज चल रहा था, बीमार थी, उन्होंने ट्रंप को भी आईना दिखाया है और ट्रंप के कैरेक्टर का भी जबरदस्त स्कैन किया है। साफ शब्दों में कहें तो जो बोलने और कहने की हिम्मत पिछले कई हफ्ते से विश्वगुरु नहीं कर पा रहे हैं, और हफ्ता तो छोड़िए, कई साल से जो चीज नहीं बोल पाए वो उम्र में उनसे 3 साल बड़ी सोनिया गांधी ने बाकायदा लिखित में दर्ज कर दिया है। एकदम आसान भाषा में पूरी बात आपको बताऊंगा। ईरान को लेकर इन्होंने उन बातों का भी जिक्र किया है जो पिछली वीडियो में हमने विस्तार से आपको बताया था। ये वाली वीडियो, ईरान ने भारत पर कितना बड़ा एहसान किया है, यदि आपको नहीं मालूम है और कैसे वक्त में किया है नहीं मालूम है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा बात इजराइल ईरान के युद्ध में कुछ अपडेट की भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने एकदम लंठई वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। देखिएगा इस देश का कैरेक्टर कैसा है। उधर ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल को रोकना मुश्किल है क्योंकि जो जीतता है उसको रोक पाना मुश्किल होता है। उधर ईरान का कहना है कि हम बातचीत को तैयार हैं मगर कुछ शर्तों के साथ। ईरान की जनता ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इजराइल नेतन्याहू का सपना पूरी तरह से टूट गया। जी हाँ, इनकी जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई, ऐसा लग रहा है। बहुत सारी अपडेट हैं जिन्हें सरल भाषा में दनादन आप तक पहुंचाएंगे। अमेरिका को लेकर ईरान ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। और हाँ, यूट्यूब पर हमारा ये दूसरा चैनल है, ये वाला, यहाँ हमने आपका तनाव दूर करने के लिए बकैती एक्सप्रेस चालू किया है। लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, साथ में उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी घंटी बजा दीजिएगा। अब पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द हिंदू में क्या क्या बातें लिखी हैं और किस तरीके से एक साथ नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप सबको आईना दिखा रही हैं। इनके लेख का टाइटल है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, भारत को इजराइल ईरान मामले में बोलना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि 13 जून को पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान पर एक तरफा हमला किया, जो कि ईरान की संप्रभुता के खिलाफ बहुत ही परेशान करने वाला और गैर कानूनी अटैक था। यानी इजराइल के अटैक को सोनिया गांधी ने गैर कानूनी और डिस्टर्बिंग बताया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ईरान की धरती पर इजराइल के हमलों और टारगेटेड हत्याओं की निंदा की है, क्योंकि इजराइल के इस कृत्य से क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर एक खतरनाक माहौल को बढ़ावा मिला है। जिस तरह से इजराइल ने गजा में अपने क्रूर और भयावह अभियान चलाए, ये सब कुछ नागरिकों के जीवन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पूरी तरह से गलत था। इजराइल की ये कार्रवाइयां केवल अस्थिरता को बढ़ाएंगी और भविष्य में इस तरह के संघर्ष यानी युद्ध के, तनाव की, लड़ाई की बीज बोएंगी। सोनिया गांधी लिखती हैं कि इजराइल ने यह हमला तब किया जब ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक प्रयास चल रहे थे और उसमें सकारात्मक संकेत मिल रहे थे। इसलिए इजराइल का यह हमला परेशान करने वाला है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच इसी साल 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी। 6वें दौर की बातचीत जून में होने वाली थी और हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं चला रहा है। और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने साल 2003 में ही परमाणु हथियार कार्यक्रम को निलंबित कर दिया था और इसके बाद कभी भी उन्होंने इसको शुरू करने की अनुमति नहीं दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में सोनिया गांधी जो लिख रही हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए। लिखती हैं कि इस बात को याद रखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है, जिस तरह से शांति को कमजोर किया जा रहा है, उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये नया नहीं है, बल्कि नेतन्याहू का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। यानी नेतन्याहू अशांति फैलाने और उग्रवाद को बढ़ाने के पुराने खिलाड़ी हैं। सोनिया गांधी लिखती हैं कि नेतन्याहू की सरकार अवैध बस्तियों के विस्तार और अति राष्ट्रवादी गुटों के साथ गठबंधन तथा 2 राज्य समाधान में बाधा डालने से न केवल फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा बढ़ी, बल्कि व्यापक क्षेत्र को निरंतर संघर्ष यानी युद्ध की ओर ढकेल दिया गया। आसान भाषा में समझे तो इजराइल का जो पड़ोसी
पड़ोसी की जमीन हथियाओ नीति है। उग्रवादी यानी अति राष्ट्रवादी गुटों से जो गठबंधन है इसने फिलिस्तीनी लोगों को परेशान तो किया ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े क्षेत्र को संघर्ष में ढकेल दिया। आगे सोनिया गांधी लिखती हैं कि इतिहास याद दिलाता है कि श्री नेतन्याहू ने नफरत की आग को हवा देने में पहले भी मदद की थी और इसका एक परिणाम यह हुआ कि 1995 में प्रधानमंत्री रॉबिन की हत्या हुई। इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सबसे आशाजनक शांति के पहल का अंत हो गया। यानी नेतन्याहू का इतिहास याद दिलाते हुए सोनिया गांधी लिख रही हैं कि इन्होंने टू नेशन थ्योरी में आग लगाने की कोशिश की। इसके बाद 1995 में प्रधानमंत्री की हत्या होती है और फिर बातचीत के जरिए जो शांति का रास्ता निकलने वाला था वो नहीं निकल पाता है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि इस रिकॉर्ड को देखते हुए, यानी नेतन्याहू का जो पुराना कर्म है उसको देखते हुए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि नेतन्याहू शांति के बजाय उग्रता को चुनते हैं। इसके साथ ही ये बेहद खेदजनक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक वक्त में अमेरिका के अंतहीन युद्ध को और सैन्य औद्योगिक परिसर के प्रभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी, यानी एक वक्त में ट्रंप ने कहा था कि हथियार बनाने वाली लॉबी और राजनीति मिलकर अमेरिका को लगातार चलने वाले युद्ध में धकेल देती है ताकि उनका धंधा चलता रहे। इसका विरोध किया था ट्रंप ने, लेकिन अब ट्रंप खुद ही उसी विनाशकारी रास्ते पर चलने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ट्रंप ने खुद ही बार बार बताया है कि कैसे इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने के बारे में जानबूझकर झूठे दावों ने एक बहुत महंगे युद्ध को जन्म दिया, पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया और इराक में भारी विनाश हुआ। यानी इतिहास में अमेरिका समेत कई समर्थित देशों ने इराक में खतरनाक हथियार होने का दावा करके हमला कर दिया, पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। सोनिया गांधी लिख रही हैं कि 17 जून को ट्रंप का बयान, जिसमें उन्होंने अपने ही खुफिया प्रमुख के आकलन को खारिज कर दिया और दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत करीब था, ये निराशाजनक है। इस वक्त दुनिया को ऐसे नेतृत्व की उम्मीद और जरूरत है जो तथ्यों पर आधारित हो, कूटनीति से प्रेरित हो, न कि बल और झूठ से। सोनिया गांधी की लिखी हुई ये एक लाइन बेहद गंभीर संदेश देने वाली है। सच में इस वक्त पूरी दुनिया को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो बेमतलब के युद्ध को शांत करवा सके, जो सबके बारे में सोच सके, जो मानवता के बारे में सोच सके। और ये काम वही कर सकता है, वही विचारधारा कर सकती है जो झूठ पर आधारित न हो, जो शक्ति का दुरुपयोग न करे, जो अपना धंधा चलाने के लिए मानवता को बर्बाद न करे, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नागरिकों की हत्या न करवाए। वरना देखिए ट्रंप अपने देश की ताकत का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया में जो भी ताकतवर है वो किस तरीके से कमजोरों पर झूठा आरोप लगा के उन्हें परेशान कर रहा है। इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करते हुए आगे सोनिया गांधी लिखती हैं कि दोहरे मानदंडों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इनका कहना है कि इस क्षेत्र के भयावह इतिहास को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। इजराइल खुद एक परमाणु हथियार संपन्न राज्य है और इसका अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य आक्रमण लंबा रिकॉर्ड रहा है इसका, यानी जब देखिए तब ये किसी न किसी से लड़ता भिड़ता रहता है। इसके विपरीत दूसरी तरफ ईरान परमाणु अप्रसार संधि का पालन कर रहा है, यानी उसने परमाणु हथियार नहीं बनाने पर पहले ही हस्ताक्षर किया है और 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले यूरेनियम संवर्धन पर कड़ी सीमाओं पर सहमत हुआ था। यानी ईरान ने जो कहा वो बात मान रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों, जर्मनी और यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित इस समझौते को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापित किया गया था, मगर साल 2018 में अमेरिका एक तरफा रूप से इससे अलग हो जाता है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव को ब्लॉक करने में भारत की मदद की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी, यानी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बवाल काटने वाला था। उस वक्त गंभीर बीमारी की हालत में भी हमारे विदेश मंत्री को भागकर ईरान से जाकर मदद मांगनी पड़ी थी और ईरान ने मदद की थी। पूरी कहानी सुननी है तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। सोनिया गांधी लिखती हैं कि ईरान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को पूरी तरह पश्चिमी देशों का समर्थन मिला हुआ है, मगर जवाबदेही कोई नहीं है। इनका कहना है कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, कांग्रेस ने उसकी भी निंदा की, लेकिन हम इजराइल की इस क्रूर कार्रवाई पर भी चुप नहीं रह सकते। इजराइल के युद्ध के कारण 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। कितने ही परिवार, मोहल्ले और अस्पताल नष्ट कर दिए गए। गजा भूखमरी की कगार पर है। आम जनता वो दर्द झेल रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर इस लेख में सोनिया गांधी ने 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। पहला तो यह कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया, ये एक तरफा हमला है और हमला उस वक्त धोखे के रूप में किया गया जब बातचीत के जरिए चीजें सुलझने जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं इजराइल की कोशिश थी कि मामला सुलटे न। इसलिए बार बार इजराइल पर यानी नेतन्याहू पर आरोप लगता है कि वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने देश को लगातार युद्ध में झोंके पड़े हैं। दूसरा पार्ट, सोनिया गांधी लिख रही हैं कि नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल ने आतंक को बढ़ाने का काम किया, शांति को भंग करने का काम किया, यानी डर फैलाने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इन्होंने
उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बात से मुकर गए। इजराइल दोहरे मापदंड अपना रहा है, खुद तो परमाणु हथियार बना के बैठा है और पड़ोसी यानी ईरान जो कि हथियार नहीं भी बना रहा है तब भी उस पर हमला कर रहा है बहाने लेकर। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार को याद दिलाया कि ईरान हमारा पुराना मित्र है, उसने कई मौकों पर हमारा साथ दिया है, गंभीर संकट में मदद की है, अभी भी देर नहीं हुई है, भारत को ईरान के समर्थन में बोलना चाहिए। भारत की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता के बारे में सोनिया गांधी ने जो लिखा है उसको जरा ध्यान से सुनिए। इन्होंने लिखा है कि भारत की 2 स्टेट सॉल्यूशन की प्रतिबद्धता को मोदी सरकार ने लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया है। यानी हमारे देश ने पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन का जो सॉल्यूशन दिया था 2 स्टेट का, उसको आज की भारत सरकार ने पूरी तरह से छोड़ दिया है। यह एक ऐसा समाधान है जिसमें स्वतंत्र फिलिस्तीन इजराइल के साथ सुरक्षा और सम्मान के साथ मिलकर रह सके। यानी जो भारत का दशकों पुराना 2 स्टेट सॉल्यूशन था, मोदी सत्ता उससे दूर होती हुई नजर आ रही है। इस सॉल्यूशन के जरिए स्वतंत्र फिलिस्तीन और अलग इजराइल एकदम कायदे से रह सकते थे। सोनिया गांधी लिखती हैं कि गजा में हुई तबाही और अब ईरान के खिलाफ एक तरफा सैन्य कार्यवाही और इस पर भारत की चुप्पी दिखाती है कि भारत अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से हट रहा है। यानी मोदी सत्ता को याद दिला रही है कि भारत की नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं को याद करिए और उस पर चलिए, क्योंकि ये सिर्फ आवाज खोने की बात नहीं है बल्कि मूल्यों का भी त्याग है जो आप कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और हर कूटनीतिक माध्यम का उपयोग करना चाहिए ताकि तनाव को कम किया जा सके और पश्चिम एशिया में बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। जरा सोचिए, भारत का एक दशकों पुराना मित्र जिसने गाढ़े वक्त में हमारा साथ दिया और पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ले ली, और एक नया नवेला मित्र जिसका सेठ के साथ धंधा है, मित्र मत कहिए धंधाबाज कहिए, सेठ वहां से हथियार खरीद के भारत को बेचता है। सीधे शब्दों में इसे क्या कहते हैं बताने की जरूरत नहीं है। जिस देश ने पेगासस दिया और पेगासस का प्रयोग कहां हुआ ये आप जानते हैं, पॉजिटिव उपयोग तो हुआ नहीं, अगर हुआ होता तो फिर पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाएं शायद न होती। बाकी जो आरोप लगे कि विपक्ष के नेताओं की जासूसी की गई, इन आरोपों को कई तरह से बल मिलता है। तो समझने वाली बात यह है कि दशकों पुराना एक मित्र एक उग्रवादी विचारों वाले इजराइल से पीड़ित है और खुद को विश्व गुरु कहने वाले लोग शांति यानी चुप्पी मारकर बैठे हैं, इधर उधर चुनाव का जुगाड़ लगा रहे हैं, जाके बकैती कर रहे हैं। विश्व गुरु का काम क्या होता है? खाली भक्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भिजवाना? नहीं, विश्व गुरु तो छोड़िए, भारत की जो पुरानी स्थिति रही है साहब उसको भी लेकर चलते तो दुनिया में भौकाल बना रहता। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में हम पूरी दुनिया में अलग थलग नहीं होते। सोनिया गांधी ने अपने लेख में यह भी बताया कि इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ा है। यानी पुरानी बात बता रही हैं, ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने से भारत की प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं के आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित कर दिया गया, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट का विकास कहीं न कहीं बाधित हुआ। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और अगले ही दिन भारत का जो रुख नजर आया इजराइल के पक्ष में था, यानी हमलावर के पक्ष में था और अपने दशकों पुराने मुश्किल में साथ देने वाले ईरान के साथ नहीं था। उधर इजराइल ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं। उसकी सेना ने कहा है कि नए हमलों में 15 लड़ाकू विमान और 30 से अधिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने भी इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर अपनी मिसाइलें 17वीं बार फायर की है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि इजराइल जब आक्रामकता छोड़ेगा तभी हम कूटनीतिक प्रयास पर आएंगे और परमाणु वार्ता के लिए तैयार होंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल के दूत ने कहा कि इजराइल ईरान में अपने हमलों के लिए माफी नहीं मांगेगा। यानी जो एक तरफा हमला इजराइल ने किया है, अब वो कह रहा है कि हम इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे और तब तक हमला करते रहेंगे जब तक कि ईरान का परमाणु खतरा समाप्त नहीं हो जाता। यानी ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, इस बात का संदेह दूर नहीं हो जाता, तब तक हम हमला करते रहेंगे। यानी इतना कुछ करने के बाद भी इजराइल खुलेआम लंठई दिखा रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की उस बात को गलत कह दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु हथियार ईरान में बनाने का कोई सबूत नहीं है। ईरान में जिन परमाणु संयंत्र पर हमले किए गए हैं, खासकर नतांज में, वहां से विकिरण और रासायनिक पदार्थों से गंभीर खतरे की रिपोर्ट आई है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गजा में इजरायली हमलों में हाल फिलहाल में 82 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से दर्जनों लोग ऐसे हैं जो मदद के लिए इंतजार में बैठे थे। उधर ईरान की जनता ने नेतन्याहू को करारा झटका दिया है। याद करिए, पहले दिन से नेतन्याहू की तरफ से और इजराइल की तमाम सिस्टम की तरफ से यह प्रयास था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या कर दी जाए और व्यवस्था पलट दी जाए, साथ में वहां पर अपना कोई पिट्ठू बिठा दिया जाए, क्योंकि नेतन्याहू के आका को तेल चाहिए। आका कौन है बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इन हमलों का मुख्य टारगेट यही है कि ईरान में सत्ता बदल दी जाए और इसके लिए नेतन्याहू ने पहले दिन से प्रयास शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि ईरान की जनता अपनी सड़कों पर अपनी सरकार के खिलाफ आ जाए, नेतन्याहू का साथ दे, मगर खेला पलट गया। ईरान की जनता सड़कों पर तो आई, विरोध तो कर रही है, मगर ईरान की सत्ता का नहीं बल्कि इजराइल के हमलों का, इजराइल का। ईरान की जनता ने इजराइल के नेतन्याहू का सपना तोड़ दिया और इजराइल के खिलाफ ही सड़कों पर उतर गए। इन विरोध प्रदर्शनों की सराहना करते हुए ईरान के नेता खामेनेई ने
लिखा है कि हमारे प्यारे देश ने साहस के साथ साथ अपनी तर्क संगतता और आध्यात्मिकता की ताकत का प्रदर्शन किया है। यानी एक तरफ इजरायली अधिकारी बार बार खामेनेई की हत्या और सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की जनता अपने नेता के साथ खड़ी है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि पता नहीं अब हम अमेरिका पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अब तो किसी भी समाधान तक पहुंचने के लिए अमेरिका को अपना दृढ़ संकल्प दिखाना होगा। या तो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था या फिर वे किसी भी तरह से ईरान पर हमला करना चाहते थे। शायद अमेरिका और इजराइल पहले से ही हमले का प्लान बना चुके थे और इस प्लान को छुपाने के लिए उन्होंने बातचीत का सहारा लिया था। अब याद करिए, 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में कहा था कि क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा था कि एक तरफ बातचीत करके ईरान को उलझाए रहो, उसके नेताओं को भुलवाए रहो और पीछे से वार कर दो। इजराइल ने ईरान में टारगेटेड हत्याएं की हैं और ये सब कहीं न कहीं ध्यान भटका कर ही किया गया है। बाद में जब ईरान को पता चल गया कि अब तो लड़ना ही है, फिर उसने अपनी मिसाइलों की ताकत को दिखाया है। मगर इस युद्ध में नुकसान दोनों देशों का है और पूरी दुनिया का है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान मानवता का है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को जाके जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसे देख रहे हैं उसको तो करिए लीजिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।